मेरा नाम डॉक्टर नौशीन काज़मी है। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ जो इस वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। डिफरेंट जनरेशन्स एक ही घर में रह रही हैं, 3-3, 4-4 जनरेशन्स एक ही घर में रह रही हैं। उसमें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका और जो हमारे बच्चे हैं उनका आपस में बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। इसी तरह पेरेंट्स का बच्चों के साथ बहुत जनरेशन गैप है। एक अप्रोच हर वक्त नहीं चलती। आई थिंक देयर आर 2 or 3 पेरेंटल अप्रोचेस दैट आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट टाइम्स और एज के हिसाब से। अगर कोई बहुत माइनर सी चीज़ है और वो घंटा एक डिले हो सकती है, लेकिन आपने उस घंटे के अंदर ही को 50 दफ़ा कह दिया है, तो वो जब बच्चा जा रहा है वो ज़िद हो जाएगा और वो रिबेलियस हो जाएगा और वो नहीं करेगा। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को डरा के रखेंगे और बच्चा आपसे कोई भी बात करते हुए घबराएगा या उससे कोई गलती हो गई है और वो आपको बताते हुए घबराएगा, तो दैट मीन्स कि फिर यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट एंड यू नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आजकल के पेरेंट्स को बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हुए किन इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल के बच्चों को डिसिप्लिन करना। आई डोंट थिंक कि इसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर है। आई थिंक पेरेंटिंग एक ऐसा स्किल है जो हम विद एज एंड विद टाइम हम सीखते हैं। बच्चों के मेन चैलेंजेस इस वक्त ज़ाहिर है बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं बच्चों में, स्क्रीन टाइम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में डिफरेंट तरह के जो एडल्ट्स होते हैं उनके साथ जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो हर तरफ से हमें डिफरेंट बच्चों को रिस्पांस मिलता है। उसकी वजह से चैलेंजेस जो हैं वो पेरेंट्स के लिए और इवेंचुअली फिर बच्चों के लिए ज़्यादा हो गए हैं। पहले के मुकाबले में आजकल के बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ ज़्यादा कॉमन हैं। इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? आई थिंक बिहेवियरल इश्यूज़ हमेशा से हैं। हाँ, थोड़ा सा इंसिडेंस ज़ाहिर है उनका प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि जनरेशन जो है वो डिफरेंट जनरेशन्स एक ही घर में रह रही हैं, 3-3, 4-4 जनरेशन्स एक ही घर में रह रही हैं। उसमें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका और जो हमारे बच्चे हैं उनका आपस में बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। इसी तरह पेरेंट्स का बच्चों के साथ बहुत जनरेशन गैप है। पिछले 10-15 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो इस वजह से वो पेरेंटिंग वैसी नहीं रही जैसी हमारे दौर में थी। अब के पेरेंट्स के लिए ज़्यादा चैलेंज है क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा है, बच्चों का जो है वो नॉलेज ज़्यादा है, बच्चों के लिए पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। हर दूसरे बच्चे के हाथ में आप देखते हैं कि गैजेट है, फ़ोन है और बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड किया जाता है और उसकी वजह से फिर बिहेवियरल इश्यूज़ और इमोशनल ग्रोथ जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले पेरेंट्स काफ़ी सख्त होते थे मगर अब ज़्यादा लीनियंट हैं। इन दोनों के दरमियान बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आई थिंक कोई एक अप्रोच हर वक्त नहीं चलती। आई थिंक देयर आर 2 or 3 पेरेंटल अप्रोचेस दैट आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट टाइम्स और एज के हिसाब से। अब एक अगर 17-18 साल का आपका बच्चा है तो उसके साथ आप बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं रख सकते, बिकॉज आपको पता है कि दैट चाइल्ड विल बी एन एडल्ट सून। तो आपकी अप्रोच उससे ज़्यादा फ्रेंडली होती है, आप उसके लेवल पे जाके उससे बात करते हैं, आप उसकी डिज़ायर्स को, उसकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलते हैं। इसी तरह एक बच्चा जो है वो छोटा है, 3-4 साल का है, उसको उतनी समझ नहीं है कि उसको किस तरह से चलना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पब्लिक में जाना है, तो उसमें फिर आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। आई डोंट थिंक कोई एक सिंगल अप्रोच है जो हम कहें कि जो कि सारी हर चीज़ को कैटेगरी को फिट करती है। और इसी तरह अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे के लिए आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमारे पहले पेरेंट्स कहते थे कि हमने सब बच्चों को एक ही तरह पाला है और एक ही तरह का एटीट्यूड उनके साथ रखा है। मे बी दैट वाज द राइट अप्रोच एंड दे मैनेज्ड। लेकिन अब के दौर में आई थिंक हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे के हिसाब से पेरेंट्स को थोड़ी बहुत अप्रोच अपनी चेंज करनी पड़ती है। कहीं आपको लीनियंट होना पड़ता है, कहीं किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ताकि बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो बच्चा फिर इमोशनली और मेंटली उस तरह से ग्रो नहीं कर सकेगा जिस तरह से कि एक सोसाइटी का हिस्सा उसको बनना चाहिए। पेरेंट्स अमूमन सब बच्चों के लिए एक ही पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, जबकि हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट होती हैं। वो बच्चों की पेरेंटिंग नीड्स को कैसे असेस कर सकते हैं? क्योंकि जब बच्चे ग्रो करना शुरू करते हैं 3-4 साल के बाद आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा डिफरेंट है। पहले बच्चे के बारे पे आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिकॉज आपको पहले एज फर्स्ट पेरेंट्स आपको आइडिया नहीं होता कि बच्चा किस तरह का है, उसकी पर्सनालिटी किस तरह से बन रही है। कभी कभी पहला बच्चा आपको बिल्कुल तंग नहीं करता और आराम से सेल थ्रू करके 18-19 साल का हो जाता है।
उसमें पेरेंट्स फिर दूसरे बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये बच्चे की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। जब बच्चा 5-6 साल का होता है आपको उसके से अंदाज़ा हो जाता है, टीचर से बात करके, बच्चे के साथ अपना इंटरेक्शन ज़्यादा करके और बच्चों का आपस में इंटरेक्शन देख के आपको बहुत क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है कि इसके साथ किस टाइम पे क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर वो पब्लिक में बिहेव नहीं कर रहा तो आपने वहाँ पे लीनियंट होना है या आपने वहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है। आपने लीनियंट होके एक दफ़ा देख लिया तो वो दोबारा पब्लिक में वैसे ही कर रहा है, तो आप फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी फर्म अप्रोच रखते हैं ताकि उस तरह का बिहेवियर दोबारा रिपीट ना हो जैसा कि लास्ट टाइम हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज होती है जिसमें आपके पहले कुछ साल एज फर्स्ट पेरेंट्स इसी तरह गुजरते हैं एंड विद एक्सपीरियंस एंड एज देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा किस तरह से किस बच्चे को डील करना है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स वगैरह नज़र आते हैं। ये गैजेट्स बिहेवियरल इश्यूज़ पैदा करने में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? गैजेट्स देखिए बड़ी नेगेटिव ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। गैजेट का इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा, इसमें टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, आप अपने आप को भी आजमा के देख लें, अगर आप सारा दिन गैजेट यूज़ करते रहेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी आपको, और अगर आ भी जाएगी तो बहुत डिस्टर्ब्ड होगी और आपकी काम की कैपेसिटी कुछ घंटों के बाद कम हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम किया है और बहुत प्रोडक्टिव काम किया है। इनिशियली आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी करके देखें तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि जब आप ब्रेक नहीं लेते, जब आपका गैजेट यूज़ कॉन्टीन्यूस हो जाता है और बहुत देर तक हो जाता है और उसमें फिर ये रील्स हैं या शॉर्ट्स हैं या गेम्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन को नेगेटिवली स्टिमुलेट कर रही हैं। तो जो बच्चा जब उसे आप लेते हैं या बंद कर देते हैं तो फिर बिहेवियरल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा उस वक्त उसको नहीं समझ आ रही होती कि मैं थक गया हूँ या मेरा ब्रेन टायर्ड है या मुझे नींद आ रही है या मुझे भूख लग रही है। बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दोज नीड्स। उसमें फिर वो बिहेवियरली चैलेंजिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो ज़ाहिर है उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ और टाइम लिमिटेड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को डिसिप्लिन सिखाने की बात की जाए तो पेरेंट्स इस सिलसिले में कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं? आई थिंक ये अगेन जैसे मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन के आंसर में कहा कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक लर्निंग फेज़ है जो आई थिंक एज ओल्डर पेरेंट्स भी आप लर्न करते रहते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट के साथ देखते हैं कि ये वाला बच्चा जो है, इसको जब भूख लग रही होती है या इसकी नींद नहीं पूरी होती या इसको स्कूल से ये टायर्ड वापस आता है या इसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ये बिहेवियरली चैलेंजिंग हो जाता है। एक और बच्चा है जिसको आपने डांट दिया है या आपने उसको वैसे कुछ कह दिया है या उसको किसी ग्रैंड पेरेंट्स से डांट पड़ गई है तो वो बिहेवियरली चैलेंजिंग हो जाता है या अपसेट हो जाता है। तो आई थिंक मल्टीपल रीजंस हैं और हर बच्चे के हिसाब से आई थिंक रीजंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो लीनियंट अप्रोच के साथ बहुत अच्छा चलते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो फर्म अप्रोच के साथ बहुत अच्छा चलते हैं। तो आई थिंक ये एक बैलेंस है जिसको पेरेंट्स आई थिंक ओवर द ईयर्स सीखते ही रहते हैं अनटिल हर एज का अपना चैलेंज होता है, क्योंकि वही बच्चा जो 7 ईयर्स का था और अब वो 18 का है तो उसके चैलेंजेस अब डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप एक ही बच्चे को एक ही तरह से भी डील नहीं कर सकते, आपको भी साथ साथ इवॉल्व होना पड़ता है बच्चे के। हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिलीज़ में पेरेंट्स अगर बच्चों को डांट रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं और बच्चे की साइड लेते हैं। आपके ख्याल में न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बच्चे को डिसिप्लिन करना ज़्यादा ईजी है या जॉइंट फैमिलीज़ में? देखिए जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर का ज़ाहिर पाकिस्तान में हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। दोनों तरह के सिस्टम्स जो हैं वो आई थिंक इक्वली रन कर रहे हैं। अब दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब आप रहते हैं तो जहाँ बच्चों को थोड़ा सा वो पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है तो उसके साथ ज़ाहिर है उनको फ़ायदा भी बहुत होता है। वो लर्न बहुत कुछ करते हैं, रिलीजन वाइज, कल्चर वाइज, एजुकेशन वाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं, पेरेंट्स से नहीं सीख पाते। पेरेंट्स की अपनी टाइम लिमिटेशंस की वजह से, जॉब ऑप्शंस की वजह से समटाइम्स पेरेंट्स वो टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। तो इसके ज़ाहिर फ़ायदे भी बहुत हैं। हाँ, जब ज़ाहिर है वो आपकी बात ठीक है, जिस तरह पेरेंट्स ने डांटा और ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको कवर कर लिया तो उससे बच्चा थोड़ा सा पेरेंट्स से मुतनफ़िर हो जाता है कि अच्छा ये शायद ईवल हैं, ये मुझे डांटते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं डांटते। तो आई थिंक एक छोटी सी अप्रोच इस केस में ये होनी चाहिए कि अगर मदर या फादर आपको लग रहा है कि डांट रहे हैं तो उस टाइम ना बोलें एज ग्रैंड पेरेंट्स, और बाद में अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत डांटा है तो ज़रूर पेरेंट्स को काउंसिल करें कि उसको इस तरह से नहीं इस तरह से करो, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रैंड पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उसके सामने ही बच्चे के आप करेंगे तो फिर बच्चा जो है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और वो बार बार यही कहेगा कि अच्छा मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शायद ईवल हैं और
बिला वजह डांटते हैं ग्रैंड पेरेंट्स तो नहीं डांटते। जहाँ तक न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ताल्लुक है, आई थिंक उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉन जो है वो ये है कि फिर बच्चे सोशली बहुत आइसोलेट हो जाते हैं। जब आप उन्हीं बच्चों को पब्लिक में या फैमिली गैदरिंग्स में लेके जाने की कोशिश करते हैं तो उनको दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। उनको फिर एडल्ट से बात करने में, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में, चीज़ें सीखने में और डिफरेंट फैमिली के डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ हमने कोविड के बाद बहुत ज़्यादा देखी थी, जब फैमिलीज़ बहुत आइसोलेट हो गई थी तो बच्चे एक तरह से लिटरली भूल गए थे कि हमें किस तरह से मिलना है, किस तरह से गैदरिंग्स में लोगों से बात करनी है और किस तरह से बिहेव करना है। अक्सर बच्चे शादियों या दीगर इवेंट्स में इधर उधर भाग रहे होते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और पेरेंट्स ये सोचकर कुछ नहीं कहते कि ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। आपके ख्याल में क्या ये अप्रोच सही है? एज ऑडियंस बहुत आसान है ना कहना कि वो बच्चा जो है वो स्टेज पे चढ़ा हुआ है, वो बदतमीज़ी कर रहा है, या वो बच्चा रेस्टोरेंट में ज़मीन पे लेटा हुआ है। अब देयर कैन बी 1000 थिंग्स गोइंग ऑन विद दैट चाइल्ड एंड विद दोज पेरेंट्स इज वेल। हमारा ज़ाहिर है रोज़ का काम है, वी सी डिफ़िकल्ट पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन डिफ़िकल्टी। जो पेरेंट्स वाकई में तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनका बच्चा उनसे मैनेज नहीं हो रहा, या बच्चे के वाकई में कोई न्यूरो डाइवर्जेंट इशूज़ हैं जिसकी वजह से वो चैलेंजिंग बिहेवियर के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे लिए कहना समटाइम्स बहुत आसान हो जाता है कि वो बच्चा बदतमीज़ है या वो बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है या देखो उसकी माँ जो है वो उसको इग्नोर कर रही है। अब आपको एज एन ऑडियंस नहीं पता कि वो माँ किस एगनी से गुजर रही है, वो कितनी मेहनत करके, कितना समझा के उस बच्चे को यहाँ लेकर आई है, और वो पता नहीं कितनी दफ़ा उसको गाहे बगाहे डांट भी चुकी है कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है उसको इग्नोर कहीं ना कहीं करना पड़ता है क्योंकि वो हर वक्त उसके पीछे नहीं भाग सकती। जितना उसको वो ज़्यादा कहेगी, समटाइम्स आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप जितना ज़्यादा स्टॉप करते हैं एक चीज़ से, वो बार बार वही करते हैं। तो इसलिए समटाइम्स एज बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी जो है वो गाइड करते हैं लोगों को कि आप मत उसके पीछे जाएं, आप उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जितना वो एक ही एक्शन रिपीट करेगा वो थक जाएगा। तो आफ्टर अ वाइल अगर उसका टेंट्रम आपने देखा है और आपने उसको इग्नोर किया है तो उसको यही फीलिंग जाएगी कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मुझे कोई नहीं पूछ रहा, तो बेहतर है कि मैं आई थिंक आई शुड स्टॉप एंड जस्ट स्टार्ट प्लेइंग। एंड समटाइम्स दैट वर्क्स। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो हर चीज़ में वर्क नहीं करता, लेकिन यह है कि हमें थोड़ा सा कम जजमेंटल होना चाहिए इन सच केसेस एंड लीव द पेरेंट्स टू देयर ओन अकॉर्ड रादर देन मेकिंग द पेरेंट्स एम्बैरेस्ड कि अब आप उठें और जाके अपने बच्चे को संभालें क्योंकि वो सबको बॉदर कर रहा है, बिकॉज वी डोंट नो कि वो मदर या वो फादर किस बैटल से पहले ही गुजर रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स स्पेशली मदर्स एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती हैं। क्या ऐसा करने से बच्चे बागी हो जाते हैं? बच्चे टू बच्चे पर डिपेंड करता है। आपके कुछ बच्चा होता है जिसको आप एक दफ़ा कहते हैं और वो आपकी बात सुन लेता है और वो काम कर लेता है। कुछ बच्चों को आपको बहुत दफ़ा रिपीट करना पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है ना आप क्या रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई बहुत माइनर सी चीज़ है और वो घंटा एक डिले हो सकती है, लेकिन आपने उस घंटे के अंदर ही को 50 दफ़ा कह दिया है, तो वो जब बच्चा जा रहा है वो जिद हो जाएगा और वो रिबेलियस हो जाएगा और वो नहीं करेगा। तो अगर एक चीज़ का वाकई में टाइमलाइन थोड़ी है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है या बस आने वाली है या नमाज का टाइम निकल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और 1 या 2 टाइमलाइन उसको डेडलाइन दे सकते हैं। और आपकी जो सेकंड डेडलाइन है वो थोड़ी सी फर्म होनी चाहिए ताकि आपको थर्ड तक पहुंचना ही ना पड़े। अगर आप हर बात को बहुत लीनियंटली फर्स्ट सेकंड थर्ड में हर मिनट पे कह रहे हैं तो आपकी बात की वो वैल्यू नहीं रहती बच्चे के आगे जो कि रहनी चाहिए। तो उसमें आप थोड़ा सा बच्चे के अकॉर्डिंगली, एज आपको अपने बच्चे का पता होता है कि वो कितनी आपकी बात सुन रहा है, कितना डिस्ट्रैक्टेड है, इस वक्त वो क्या कर रहा है, तो मे बी आप थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अगर तुम ये कर लोगे उस वक्त उसके बाद तुम्हें इतना टाइम इस चीज़ के लिए मिलेगा। तो उसमें यूजुअली थोड़ा सा आपकी जो सेकंड टाइम की अप्रोच होती है अगर वो थोड़ी सी डिफरेंट आप कर लें तो आप फिर बहुत रिपीटेड जो सजेशंस हैं या बहुत रिपीटेड एडवाइजेज़ हैं उनसे बच जाते हैं। हमारे माशरे में अमूमन समझा जाता है कि बच्चों की इमोशनल नीड्स नहीं होती। आप इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, देखें, बच्चों की बिल्कुल साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स होती हैं, बल्कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें तो एज़ अर्ली एज़ 3 years ओल्ड इमोशनल एंड मेंटल नीड्स हैं, बिल्कुल हैं। और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, जिस तरह से मैंने पहले कहा, बच्चों का ज़्यादा एक्सपोजर है, बच्चों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अर्ली ऑन से बच्चे ये चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, मामा बाबा आपस में कैसे बात करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की आपस में कैसी दोस्ती है, ओवरऑल जब हम एज अ फैमिली बैठते हैं तो हम क्या डिस्कशन करते हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं घर में। ऑल ऑफ दिस डेफिनेटली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अ 3 or 4 year old। तो इसलिए बच्चों की डेफिनेटली इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं और हमारे पास इसीलिए
चाइल्ड साइकाइट्री में बहुत इनटेक होता है बच्चों का, बिकॉज पेरेंट्स हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अगर बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है और प्रोलॉन्ग टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है और उनकी हर कोशिश के बावजूद वो 5-6 साल का हो गया है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग एल्स जिसमें वो फेल हो रहे हैं, जिससे वो किसी की एडवाइस ले सकते हैं। समटाइम ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से वो इस तरह कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज करने का, थोड़ा सा माहौल को चेंज करके आप बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। आपके ख्याल में पेरेंट्स कौन सी अप्रोच यूज़ करें कि बच्चे के साथ उनका हेल्दी रिलेशनशिप कायम रहे और उनकी नज़रों में वो ईविल कैरेक्टर ना बने? देखिए, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को डरा के रखेंगे और बच्चा आपसे कोई भी बात करते हुए घबराएगा या उससे कोई गलती हो गई है और वो आपको बताते हुए घबराएगा, तो दैट मीन्स कि फिर यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट एंड यू नॉट ऑन द राइट ट्रैक। अगर बच्चे से गलती हो गई है या उसने कोई झूठ बोला है लेकिन उसको बाद में एहसास हुआ है कि अच्छा मैंने गलत कर दिया है, और वो आपके पास आके आपके साथ ओपनली डिस्कस कर लेता है और आपसे अपोलोजाइज़ कर लेता है, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो अप्रोच है वो लीनियंट है ना बहुत फर्म है। तो आई थिंक मिडिल अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, किसी केस में आपको जब बच्चा बिल्कुल इग्नोर कर रहा है पढ़ाई को और कल पेपर है और वो बैठ के कुछ और कर रहा है, तो आपको उस केस में थोड़ी सी फर्म अप्रोच रखनी पड़ती है। तो आई थिंक एक बैलेंस है ज़िंदगी का, ना बहुत एक्स्ट्रा इतने फर्म हो जाएं कि बच्चे आपसे बहुत दूर हो जाएं, ना इतने लीनियंट हो जाएं कि बच्चों को ये रेड लाइन पता ही ना हो कि ये मेरा पेरेंट है और वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट फिर आप खो दें। तो आई थिंक बच्चों को पेरेंट्स की डेफिनेटली रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एक दूसरे की इमोशनल वेलबींग का ख्याल अगर आप एज अ फैमिली रखेंगे, एज बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, आप बच्चों का ख्याल रखेंगे, तो आई थिंक एक हेल्दी फैमिली फ्लरिश कर सकती है।